Hello and welcome to Inspiring Minds Biology Lectures by Dr. Harminder. So, +1 students, I hope आपने सारे lectures बहुत अच्छे से follow किए होंगे. अब हम यहाँ पे पिछले कुछ lectures से objective questions discuss कर रहे हैं. आज भी वही pattern है हमारा lecture का. हमने कुछ NEET focus से related इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. थोड़ा सा होल्ड और अच्छा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स. ठीक है. सो अभी भी कुछ लेक्चर्स हम इस पे ही डेडिकेट करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन विद आवर लेक्चर टुडे. हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज सेल डिविजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स. अब इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ कि हमने ये जो टॉपिक है ये डिस्कस किया था कहाँ, ग्रोथ पे. और अगर किसी ने लेक्चर को बहुत क्लोजली फॉलो किया है तो उसे इसका आंसर डायरेक्टली पता है. ठीक है. और वो फैक्ट क्या था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, वो चलती रहती है. लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, तब तक जब तक कि एपिफाइसिस ज्वाइन नहीं होते. ठीक है. तो इस फैक्ट को अगर हम याद रखते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा. ये चार ऑप्शंस है: कंटिन्यूअसली, अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज एंड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली एंड नेवर, वंस एंड ट्वाइस. अब देखा जाए तो प्लांट में क्योंकि कंटिन्यूअस से स्टॉप नहीं होती तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी कंटिन्यूअसली. एंड सेकेंड प्लांट में कुछ पर्टिकुलर एज तक है, सो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली, ओनली अप टू अ सर्टेन एज. दैट मीन्स सेल डिविजन अकर्स continuously in plants and only up to a certain age in animal, right? Okay, now the second question. Which of the following factors exclusively affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals? ठीक है. अब अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी किया है कि सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं. दैट मीन्स कुछ विंटर स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, कुछ समर स्पेसिफिक प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन विंटर्स में होती है, किसी में समर्स में होती है. ह्यूमन एक ऐसी एक्सेप्शन है जो थ्रू आउट ब्रीड कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूँ तो सीजनल ब्रीडर्स में कौन सा फैक्टर एक्सक्लूसिवली अफेक्ट करेगा. सो वाटर राउंड द ईयर हमें मिलता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है. टेम्परेचर की वेरिएशन डेफिनेटली है, बट सीजन में जो एक्चुअल चेंज है वो फोटो पीरियड है, लाइट की इंटेंसिटी. ठीक है. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. ठीक है. सो हमने आंसर लर्न करना है सी, फोटो पीरियड. हमारा थर्ड क्वेश्चन. द कीज आर बेस्ड on contrasting character generally in a pair called. अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हमने जहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एज डिस्कस किए थे उस लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की है. जो कीज है वो हमेशा कपलेट के फॉर्म में होते हैं एंड द कपलेट्स आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर. ठीक है. सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल आंसर है कपलेट. सो द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज बी, couplet. The keys are based on the contrasting character generally in a pair called couplet, right? हमारा fourth question. Which of the following are unique features of living organism? अब देखो यहाँ पे इन्होंने words के साथ थोड़ा सा play किया है and they have used the term unique, ना कि defining property. जब यहाँ पे टर्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा. यूनिक एक जनरल टर्म है और इसके हिसाब से आंसर वेरी करता है. ठीक है. अब यूनिक किस फीचर को कहेंगे, जो लिविंग में होते हैं, नॉट नेसेसरली कि नॉन लिविंग में उसका कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है. और यहाँ पे ये जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यस लिविंग की यूनिक क्वालिटी है जो लिविंग में होती है. रिप्रोडक्शन या एनवायरनमेंट को सेंस करना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही क्वालिटी है. मेटाबॉलिज्म एंड इंटरैक्शन भी लिविंग की है.
सो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए हमारा चॉइस ऑफ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth। अब यहाँ पे जो आंसर की तरफ हिंट कर रहा है वर्ड, दैट इज वेराइटीज। वेराइटी मीन्स डाइवर्सिटी। प्लांट एंड एनिमल कैसी चीजें हैं, लिविंग चीजें। लिविंग के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, बायो। सो लिविंग में वेराइटी इज बायोडाइवर्सिटी। So from the four options, taxonomy, identification, biodiversity and classification, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, biodiversity। Next we move on to the sixth question. The famous botanical garden Kew is located in। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे हमने टैक्सोनॉमिकल एड डिस्कस किए हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर चार्ट with the name of the garden, the location of the garden बना के दिखाया था, ठीक है। वो हमने लर्न करना है। फैक्चुअल चीजें रिटेन करनी बहुत जरूरी है बायो में, एंड दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चंस में से है, एंड इट इज द लार्जेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। सो ए, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट compiled information of any one genus or family at a particular time। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आंसर भी बहुत इजी है। एक वर्ड इस आंसर को कंप्लीट करता है एंड द वर्ड इज वन। वन मीन्स मोनो, एंड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है। आप सारी डिटेल्स लिख रहे हो, आप ग्राफिज्म कर रहे हैं, सो इट इज मोनोग्राफ। एंड एज इट इज, ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, हमने लर्न करनी थी, ठीक है। So this is again a straightforward question, a factual question from NCERT, and the correct answer is monograph। हमारा next या 8th question, each statement in the key is called। अब ये statement भी आपको हमारे lecture में मिलेगी। This was also a fact that we discussed जब हमने taxonomical aid discuss किए थे, और मैंने बताया था जो statement या जो key हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है या जिसकी वजह से हम कपलेट्स में कॉन्ट्रास्ट को समझ के आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज लीड। इट इज अ फैक्ट दैट ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, क्योंकि उस लीड के बाद ही हम आगे आगे मूव करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, लीड। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, in printed scientific name only dash is capitalized। अब ये कॉन्सेप्ट है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। हमने पढ़ा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो नेम्स होते हैं, जीनस एंड स्पेसिफिक। जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड फर्स्ट रिटन, स्पीशीज हमेशा स्मॉल एन से रिटन होता है। सो कैपिटलाइज नेम कौन सा होगा, किसका होगा, यस, ऑप्शन सी, जीनस। क्लास एंड फैमिली हम मेंशन ही नहीं करते, सो ए एंड डी ऑप्शन हो ही नहीं सकती। बी एंड सी में से जीनस करेक्ट है, क्योंकि जीनस हमेशा कैपिटल होता है, स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल। नेक्स्ट, हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या ये फैक्ट करेक्ट है, नहीं। हमने जहाँ पे ग्रोथ की बात की थी तो मैंने आपको बताया था एक तरीका है जिसको हम एसरेशन कहते हैं, जिसमें नॉन लिविंग की भी ग्रोथ हो रही थी, एक छोटा सा बोल्डर माउंटेन में कन्वर्ट हो रहा था। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अब ये आंसर भी इनकरेक्ट है। पहले ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे आंसर क्या था, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, कंटिन्यूअस,
और एनिमल्स की ग्रोथ कहाँ तक होती है? सर्टेन एज पे। सो बी ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि दो स्टेटमेंट्स तो हमने इनकरेक्ट पढ़ी। And the third one is actually the correct answer. The growth in living organism is from inside. हमारी growth जो होती है वो internal होती है। And इसके लिए हमने term क्या सीखा था लेक्चर में? Interoception। ठीक है, so हो सकता है इस statement की जगह interoception को भी यूज किया जा सकता था। ठीक है, so हमारा correct answer है is C. The growth in living organism is from inside and हमने term learn क्या करना है इसके साथ associated? Interoception। Next हमारा 11th question, which 2 points are known as twin character of growth? अब growth के कौन से 2 points हैं? अब मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है increase in mass, yes ये growth का कैरेक्टर है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करना, ना कि ग्रो करना, बेसिकली अपने मैच्योर होने के बाद अपने फंक्शन को करना। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ का पैटर्न है। ठीक है, सो 1 and 3 ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये ग्रोथ का कोई कैरेक्टर नहीं है, ये लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, सो हमारे 2 करेक्ट आंसर कौन थे? 1 and 3। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ए जिसमें 1 and 2 को करेक्ट कहा है, सो दिस इज नॉट माई चॉइस ऑफ आंसर। बी 1 and 4 कहा है, दिस इज नॉट माई चॉइस ऑफ आंसर। सी 2 and 3 कहा है, ये भी मेरी चॉइस ऑफ आंसर नहीं है। डी ऑप्शन जिसमें आंसर क्या है? 1 and 3, this is my correct choice of answer. So the answer is 1 and 3, यानी कि twin characteristic of growth क्या है? Increase in mass and second increase in the number of individuals. Next, the 12th question. 12th question क्या कह रही है? Which of the following statement regarding nomenclature is correct? अब देखो nomenclature एक important concept है, कितने सारे questions अभी तक हमने इसके practice किए। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर के रूल्स लर्न करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को रूल्स सारे याद हैं तो ये आंसर भी इजीली हो जाएगा। पहला पढ़ते हैं, जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस, ये हमें पता है कि जीनस का नाम कैपिटल से होता है। वेयर अ स्पेसिफिक नेम इज विद स्मॉल लेटर, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बी साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। हमने ये भी डिस्कस किया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, जो भी चीज हम प्रिंट करते हैं वो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं जहाँ पे हम नेम की बात करते हैं। सो 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। थर्ड, साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड। जब भी हम उसको लिखेंगे तो उसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सो हमारा 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, सो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस इज होमो सेपियंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नेम यही है ह्यूमंस का, हमने अपने राइटअप पे देखा हुआ है, इटैलिक्स पे लिखा है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस स्टेटमेंट। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जो सेम जीनस में है उनमें क्लोज रिलेशन है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, मूविंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, अलग अलग स्पीशीज इंक्लूड हो रही है हायर कैटेगरीज में, ये करेक्ट है। एंड स्पीशीज दैट आर इन सेम जीनस शेयर वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो अगर मैं सारे ऑप्शंस करेक्टली पढ़ती हूँ तो हमें पता है कि बी ऑप्शन ही गलत ऑप्शन है। सो द चॉइस ऑफ आंसर इज बी, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड। हमारा 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच? अब देखो, हमने एक चार्ट भी डिस्कस किया है अपने राइटअप पे, जहाँ पे हमने टाइगर, हाउस फ्लाई, वीट, इनके कुछ कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स के सारे टैक्सोनॉमिक
कैटेगरीज को डिस्कस किया एंड एनसीईआरटी में ये स्पेशल टेबल भी बना हुआ है। अगर मैं उस टेबल को ध्यान रखती हूँ तो इसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज ऑर्डर इज प्रिमाटा। ये ऑर्डर प्रिमाटा ममेलिया का होता है, ना कि हाउस फ्लाई का। ठीक है, ये डिटेल्स हम इसकी जब एनिमल किंगडम करेंगे तब हम करने वाले हैं, बट अभी के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे इस टेबल में इस फैक्ट को ऑलरेडी सीखा हुआ है, सो वी गो विद द आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज सी, ऑर्डर प्रिमाटा। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। अब हम ये भी हमने पढ़ा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, जितनी भी कैटेगरीज हैं प्लांट्स या एनिमल की, एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट में। सो अगर ये फैक्ट, ये डेफिनेशन मुझे याद है तो मुझे सारे ऑप्शंस को रीड करने के बाद करेक्ट आंसर अपने आप ही पता लग जाना है, दैट इज ए, स्टेप वाइज अरेंजमेंट of all categories for classification of plants and animals. Next हमारा 16th question, one of the most important function of botanical garden is that। अब देखो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंटली हमने क्वेश्चन को जज करना है, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं ये आपको मिसलीड कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा, वन मतलब एक ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बोटानिकल गार्डन का। पहला ऑप्शन देखें, दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। यस, ये रिक्रिएशन के लिए एक अच्छा स्पॉट है, लेकिन क्या ये इसका इम्पॉर्टेंट काम है? नॉट नेसेसरली, जब तक कि मैं अगले ऑप्शंस नहीं पढ़ती। सेकेंड, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स से, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बोटानिकल गार्डन में हर एक वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, इनका नेचर साइट पे डिपेंड करता है, साइट ऑफ बोटानिकल गार्डन। सी, दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। ये एक्चुअली देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्लांट्स जो नेचर में, जो वाइल्ड में एग्जिस्ट होने वाले हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली है, उस तरह के प्लांट्स को अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं उन्हें बोटानिकल गार्डन में ग्रो करूँ। सो दैट इज कॉल्ड ex-situ कंजर्वेशन, और ये ex-situ कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। ठीक है, सो ये बोटानिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब ये बोटानिकल गार्डन है तो वाइल्ड लाइफ का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट चॉइस ऑफ आंसर इज सी, दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ germplasm। हमारा नेक्स्ट या 17th क्वेश्चन, द इंडियन बोटानिकल गार्डन and the National Botanical Research Institute are located respectively at। अब देखो ये आंसर भी हमारी थ्योरी का ही आंसर है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और जो हमने लेक्चर पहले डिस्कस किए हैं उनमें भी इनसे रिलेटेड एक टेबल है। जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है वो हावड़ा में है, और जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में है। सो इस सीक्वेंस में ऑप्शंस कौन सी है? बी, हावड़ा एंड लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर हियर इज हावड़ा एंड लखनऊ। नेक्स्ट द 18th क्वेश्चन, which of the following is correct scientific name of the wheat derived by binomial nomenclature। अब देखो यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन, कोई हे वाई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ फैक्ट है, और ये हमने एक चार्ट में डिस्कस भी किया है। बार बार मैंने इस चार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ अपने लेक्चर्स में शेयर किए हैं। सो प्लीज गो थ्रू द चार्ट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, सो दिस इज अ फैक्चुअल आंसर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, इंक्रीज इन नंबर कैन बी ए, ग्रोथ, यस बिल्कुल ग्रोथ है। बी, रिप्रोडक्शन, यस रिप्रोडक्शन में भी नंबर बढ़ता है। सी, बोथ ए एंड बी, यस, सो द आंसर सी, बोथ ए एंड बी is correct for the statement increase in number can be both A and B, that is growth and reproduction.
हमारा लास्ट एंड 20th क्वेश्चन है, इफ वी डिफाइन सेल्फ कॉन्शियसनेस as the defining property of human beings, what can be the exception to it? हमने अपने लेक्चर में ये चीज़ बहुत बार डिस्कस की है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग के लिए यूनिक हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने एनवायरनमेंट से सेल्फ कॉन्शियस हैं, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में ये टॉपिक डील करते वक्त इसका एक्सेप्शन भी बताया था, ठीक है। अब ब्लाइंड पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग, उसे थोड़ा बहुत सेंस होता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड इज अवेयर, हार्ट पेशेंट इज अवेयर, बट जो पेशेंट कोमा में है, जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। सो अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो सी ऑप्शन, कोमा पेशेंट इज नॉट द organism that can be taken considered under this, hence it becomes an exception to this property. हमारा आंसर है सी, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स क्लियरली, एक बार सारा रिकैप करिए ताकि हम अगली क्लास में जब थोड़ा हाई एजी क्वेश्चंस लेकर आए तो जितने भी फैक्ट्स आपने ऑलरेडी किए हैं आप उनको प्रॉपरली यूज़ कर सके इन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, एंड जो एक्स्ट्रा हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे आप उनको एज न्यू फैक्ट्स रिटेन कर सके, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल एंड कीप फॉलोइंग।